हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी। देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट यूनिट नंबर 6 और यूनिट नंबर 6 में आपके उपन्यास हैं, जिसमें आपके 13 उपन्यास है। तो 13 के 13 उपन्यास मैं आपको निःशुल्क पढ़ाऊंगी और ये उपन्यास 13 ही नहीं बल्कि 1 से लेकर 10 तक पूरे यूनिट आपको निःशुल्क पढ़ाऊंगी, 0 से लेकर 100 तक। और इसके साथ ही हमारे यूनिट नंबर 7 जिसमें 21 कहानियाँ हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। 21 की 21 कहानियाँ करवा दी गई है। जिसने नहीं देखी है देख लेना। ऐसे ही हम संपूर्ण पाठ्यक्रम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे और पूरा निःशुल्क पढ़ेंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पर संदेश भेजकर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आप यूजीसी नेट ऑब्जेक्टिव और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी कर सकते हैं मात्र और मात्र 999 रुपये में। ठीक है, तो लिखित पेपर के भी नोट्स आपको मात्र 999 रुपये के मिल रहे हैं, तो इसका फ़ायदा आप अवश्य उठाएं। हम क्या है, जैसा कि हम शुरू से करते आए हैं, किसी भी नाटक उपन्यास कहानी को पढ़ते समय उनसे पहले हम क्या है लेखक परिचय के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि लेखक परिचय के प्रश्न भी बहुत ज़्यादा बनते हैं। और ये समाप्त होने के बाद जब हमारा संपूर्ण पाठ्यक्रम समाप्त हो जाएगा तो हम मैराथन क्लास करेंगे यूनिट 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, और इन मैराथन क्लास में आपके सभी क्वेश्चन एमसीक्यू समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले आपका बेस बनाना बहुत ज़रूरी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप निःशुल्क तैयारी करना चाहते हैं और ऑल टीजीटी पीजीटी के नोट्स भी उपलब्ध हैं, तो टीजीटी पीजीटी के नोट्स भी अवश्य लें। यूजीसी नेट हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट का जो पाठ्यक्रम है सभी के नोट्स मिल रहे हैं, तो ये भी ले सकते हैं। अगर आप नोट्स लेकर तैयारी नहीं करना चाहते हैं, निःशुल्क करना चाहते हैं, तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। तो राग दरबारी उपन्यास के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल। इनका जन्म 31 दिसंबर 1925 को लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंतरौली गांव में हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था श्रीलाल शुक्ल का जन्म 31 दिसंबर 1925 लखनऊ जनपद उत्तर प्रदेश के अतरौली गांव में हुआ था। तो 31 दिसंबर 1925 इनका जन्म अवश्य याद रखेंगे, क्योंकि ये लेखकों और क्या है कवियों के क्रमबद्ध लगाने भी आ जाते हैं जीवन परिचय, ऐसा सभी जानते हैं। और मोहन राकेश का भी जन्म 1925 को ही हुआ था। और यहाँ से फिर देखेंगे 1947 से 1947 इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1949 में राज्य सिविल सेवा में नौकरी की और 1983 में भारतीय से प्रशासनिक सेवा निवृत्त हुई। तो ये तो वैसे याद करना चाहे तो याद कर सकते हो, ये इतना ज़रूरी भी नहीं है। 28 अक्टूबर 1911 को लखनऊ में इनका देहांत हो गया था। तो 28 अक्टूबर 1911 को लखनऊ में इनका देहांत हो गया था। राग दरबारी उपन्यास में होने वाली राजनीति के यथार्थ रूप को चित्रित करता है। भारतीय ग्रामीण जीवन की दिशाहीनता, मूल्यहीनता को उजागर करने वाला ये उपन्यास समय समय के साथ और भी अधिक प्रासंगिक होता है। मतलब कि उस समय जो उपन्यास लिखे जाते थे, श्रीलाल शुक्ल जी ने जो राग दरबारी उपन्यास लिखा, तो उसमें क्या होता था कि इसमें जो हमारे भारतीय ग्रामीण जीवन की दिशाहीनता, मूल्यहीनता, यानी कि उस समय जो व्यवहार होता था समाज में, जो घटनाएं घटित होती थी, जो बुराइयां थी, आज भी लग रहा है कि आज के समय में ये उपन्यास लिखा गया है। इस उपन्यास को हम शुरू से पढ़ेंगे, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको बताना बहुत ज़रूरी मैंने समझा, क्योंकि ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस उपन्यास में पर श्रीलाल शुक्ल को 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। इस उपन्यास में दूरदर्शन धारावाहिक का भी निर्माण हुआ है, मतलब दूरदर्शन का भी निर्माण हुआ है। तो हम यहाँ से पढ़ेंगे 0 से लेकर बिल्कुल और आराम से, और यहाँ से प्रश्न पूछने की पूरी संभावना है, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण है। राग दरबारी का लेखन 1964 में अंत में शुरू हुआ। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक आप ध्यान से सुनोगे, ठीक है। मैं महत्वपूर्ण लाइन अंडरलाइन करती हुई चलूँगी।
राग दरबारी लेखन का 1964 में शुरू हुआ। इन 1964 में राग दरबारी लिखने की हमारे लेखक ने शुरुआत की और अपने अंतिम रूप यानी समाप्त कब किया? 1967 में। तो कितने साल लगे? 3 साल लगे। 1964 के अंत में शुरू किया था और 1967 में इनको समाप्त कर दिया, मतलब कंप्लीट कर लिया गया। 1968 में इनका प्रकाशन हुआ। 1 साल के बाद ये प्रकाशित करवा लिया गया और 1969 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये चारों ही डेट आपको याद रखनी है। 1964 में लिखना शुरू किया, 1967 में समाप्त कर दिया, 1968 में प्रकाशित हुआ और 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो ये चारों ही तिथियाँ आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। तब से लेकर अब तक इनके दर्जनों संस्करण और पुनर्मुद्रण हो चुके हैं। 1969 में एक सुविज्ञात समीक्षक ने अपनी बहुत लंबी समीक्षा इस वाक्य पर समाप्त की, अपठित रह जाना ही इसकी नीति है। अपठित रह जाना है इसकी नीति। दूसरी और अधिकांश समस्याएं मेरे लिए अत्यंत उत्साहवर्धक सिद्ध हो रही थी। कुल मिलाकर हिंदी समीक्षा के बारे में ये स्पष्ट हो ही गया कि एक ही कृति कितने परस्पर विरोधी विचारों के साथ फल फूल सकते हैं। मतलब कि इनका इतना संस्करण हुआ कि अलग अलग लेखकों ने अपनी तरफ से संस्करण किया। जैसे कुछ अलग भाषाओं में, कुछ क्या फिल्मों में, धारावाहिक में बनाते चले गए। जैसे ये तो मैंने राग दरबारी तो नहीं देखा, जैसे मैंने तमस उपन्यास देखा, उसका भी धारावाहिक बना हुआ है। आषाढ़ का एक दिन नाटक का बना हुआ है, गोदान का बना हुआ है। अगर आपका मनोरंजन करने का मन करे तो आप ये मनोरंजन भी हो जाएगा और ये भी आपको समझ में आ जाएगा, तो ये भी जरूर देखा करो। उपन्यास को एक जनतांत्रिक विधा माना जाता है। जनतांत्रिक मतलब जनतंत्र यानी एक से ज़्यादा, यानी समाज की जो विधा माना जाता है। मतलब इसको कोई भी जो समाज की जो घटनाएं हैं, जनतंत्र की जो घटनाएं हैं, वो इसमें दिखाई जाती है। इसको ये उपन्यास ऐसे हैं जिसमें कोई भी पढ़ सकता है, स्त्री पुरुष बच्चे। मतलब उसमें जैसे आजकल के जो सीरियल चलते हैं उनमें कितनी अश्लीलता होती है, लेकिन इन उपन्यासों में आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलेंगी। आलोचनाएं इस उपन्यास पर आई, ये तो स्पष्ट हुआ कि ये बात आलोचना की विधा पर भी लागू की जा सकती है। जो भी हो, मेरा अभिष्ट अपनी आलोचना का उत्तर देना, उनका विश्लेषण करना नहीं है। दरअसल मैं इस लेखों में नहीं हूँ जो अपने लेखन को सर्वथा दोष रहित मानकर सीधा स्वयं किसी प्रायोजित अलौकिक मित्र द्वारा बताए गए जवाबों का देकर विवाद कुछ जिंदा रखना चाहते हैं। तो ये हमारे लेखक का कथन है कि मैं उन लेखों में से नहीं हूँ जो अपने लेखन को सर्वथा दोष रहित मानता हूँ। ठीक है, किसी प्रायोजित आलोचक मित्र द्वारा बताए गए दोषों का जवाब देकर विवाद को कुछ दिन जिंदा रखना चाहते हैं। मतलब कि मैं उन आलोचक जो हमारे सच्चे मित्र होते हैं वो हमारी बुराई भी बताते हैं और अच्छाई बताते हैं। तो उसी तरह हमारे लेखक है कि मैंने क्या इसमें अच्छाई और बुराई दोनों को, मतलब कुछ कमियां भी रह गई होंगी, मैं उनमें हूँ जो मानते कि सर्वथा दोष रहित होकर भी कोई कृति भाव और सत्यहीन हो सकती है, जबकि कोई कृति दोष युक्त होने के बावजूद धीरे धीरे क्लासिकल का दर्जा ले सकती है। दूसरे, मैं प्रत्येक समीक्षा या आलोचना को जी भरकर पढ़ता हूँ, खोजता हूँ कि उसे अपने भावी लेखन में कोई सुधार अनुभव किया जा सकता है। मतलब कि मैं जब भी कुछ लिखता हूँ तो पढ़ता हूँ और क्या इसमें ये सोचता हूँ कि इसमें कुछ सुधार भी किया जा सकता है। राग दरबारी की प्रासंगिकता पर साक्षात्कारों में मुझमें बार बार पूछा गया। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू में, यह सही है कि गांव की राजनीति का जो स्वरूप यहाँ चित्रित हुआ है वह आज के राष्ट्रव्यापी और मुख्यतः मध्यम और उच्च वर्गों में भ्रष्टाचार और तिगड़म को देखते हुए बहुत जान पड़ता लगता है। लेखक अपनी शक्ति कुछ गवारों के ऊपर जाया कर रहा है। मतलब कि जो उपन्यास लिखा गया है एक तरह से देखा है तो राजनीतिक जीवन पर आधारित है। समाज जो गांव की जो राजनीति होती है वो किस प्रकार से लोगों का शोषण किया जाता है। जैसे जैसे उच्च स्तर में गबन उपन्यास किसका है? मुंशी प्रेमचंद का है। धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, लेकिन ये उपन्यास नहीं। मतलब गबन का मतलब होता है जो क्या किसी की कुछ हड़प कर लेना, किसी की चुरा लेना, या गबन का मतलब है किसी को चुरा लेना या हड़प कर लेना। ऐसे धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार वंशवाद जड़ें मजबूत करता है। वैसे आज से 40 वर्ष पहले ये उपन्यास ज़्यादा प्रासंगिक होता जा रहा है। कम से कम उपन्यास पाठकों, अकादमी, संस्थानों में इसका पठन पाठन बढ़ रहा है। इससे तो यही संकेत मिलता है। मतलब देखो 1964 की बात है और आज तक ये उपन्यास उतना ही प्रासंगिक है। ठीक है,
अब इस उपन्यास में हम पढ़ेंगे इसके प्रकाशन में 40वें वर्ष में राजकमल प्रकाशन ने बिल्कुल नए स्वरूप में इसका नया संस्करण निकालने का संकल्प किया। अब इसका प्रकाशन कहाँ हुआ? राजकमल प्रकाशन के द्वारा इसका प्रकाशन हुआ है। इसके लिए मैं उक्त प्रकाशन के श्री अशोक महेश्वर के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आशा करता हूँ कि उनका ये प्रयास पाठकों के लिए, विशेष नए पाठकों के लिए विशेष आकर्षित सिद्ध होगा। तो ये हम भूमिका पढ़ रहे थे और इस उपन्यास में मैं आपको वही पढ़ाऊंगी जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब क्या है इसकी कुछ कथा पढ़ लेते हैं और यहाँ से एक प्रश्न हर पेपर में टीजीटी से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक पूछा जाता है। तो कथानक हम पढ़ेंगे। राग दरबारी उपन्यास में शिवपालगंज कथा है। देखो, ये गांव के नाम है, देहात के जो नाम है, जो स्थान के नाम है, ये बार बार पूछे जाते हैं कि राग दरबार उपन्यास में किस गांव का जिक्र है? तो शिवपालगंज का है। ये प्रश्न आता है, आप भी जानते हैं, हर परीक्षा में प्रश्न पता नहीं क्यों इतना महत्वपूर्ण बना हुआ है, एग्जामिनर का इतना फेवरेट है। तो शिवपालगंज राग दरबार में शिवपालगंज गांव का जिक्र है, यानी उसका महत्वपूर्ण स्थान है। संपूर्ण कथा केंद्र में छंगामल विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज। तो ये भी आप हो सकता है कि स्कूल कॉलेज का नाम भी याद आ जाए कि छिंगामल विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज है। यानी संपूर्ण कथा का जो केंद्र है ना, जो पूरी कथा लिखी है राग दरबार उपन्यास की, ये छिंगामल विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज को आधार बनाकर लिखी गई है। कॉलेज की गतिविधियों के माध्यम से संपूर्ण घटनाक्रम विकास होता है। उपन्यास का प्रारंभ रंगनाथ के शहर से गांव आने की घटना से होता है। तो इस जो ये रंगनाथ है, इसका महत्वपूर्ण क्या है, लेखक है, माफ कीजिए, पात्र है। तो ये उपन्यास पढ़ाने से पहले हम पहले इनके उसके बारे में जान लेते हैं, पात्रों के बारे में जान लेंगे। और जब पात्रों के बारे में आप जान लेंगे तो ये आपके पढ़ने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको पहले इसकी करवाती हूँ, पात्र करवा देती हूँ। ठीक है, और मैं तो ये कोई भी उपन्यास पढ़ें आप, या कहानी पढ़ें या नाटक पढ़ें, उसके पात्र आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, तो चलो हम पात्र देख लेते हैं। वैद्य जी बाहर से धर्मात्मा लेकिन भीतर से भ्रष्ट पुरुष है, स्वार्थी है, पदलोलुपता है, बड़े अधिकारियों की चाटू करता इनके गुण है। शिवपालगंज में लोग इनका बहुत आदर करते हैं। साम दाम दंड भेद, किसी भी तरह से किसी भी बात को अपने पक्ष में करवा लेना वैद्य जी की प्रमुख विशेषता है। अब वैद्य जी नहीं, आज भी हमारे समाज में जैसे कुछ लोग सरपंच बन जाते हैं, कुछ पंच बन जाते हैं, कुछ तो वो क्या करते हैं भाई, अपनी राजनीति को चलाने के लिए लोगों का शोषण करते हैं और बाहर से बड़े अच्छे दिखाई देंगे, बड़े समाज सेवक है, लेकिन अंदर से वो जनता को लूटते खसूटते रहते हैं। बद्री प्रसाद या बद्री पहलवान ये वैद्य जी के बड़े बेटे हैं और घर में अखाड़ा चलाते हैं। इनके कई चेले चोरी इत्यादि का काम करते हैं। वैद्य जी हर अवैधानिक कार्य में वे भुजबल से सहयोग करते हैं। वैद्य जी के हर अवैधानिक मतलब जो संविधान की दृष्टि से गलत हो कार्य में भुजाओं के बल से सहयोग करते हैं। रूपन बाबू ये वैद्य जी के छोटे बेटे हैं। कॉलेज में यूनियन के नेता है। प्रखर एवं विद्रोही स्वभाव के साथ अपने पिता के विरोधी हैं। उम्र में छोटे होने के बावजूद भी इनका सभी सम्मान करते हैं। तो ये रूपन बाबू हैं। वे बद्रीनाथ पहलवान रूपन बाबू ये वैद्य के बड़े बेटे हैं। बद्री पहलवान क्या है, वैद्य जी के बड़े बेटे हैं और रूपन बाबू क्या है, वैद्य जी के छोटे बेटे हैं। तो दो इनके पुत्र हैं। प्रिंसिपल साहब देखेंगे, ये शिक्षा पद्धति के उसका प्रतिनिधित्व करते हैं जिसकी वजह शिक्षा और शिक्षाएं दोनों ही रसातल में पड़े हैं। शिक्षकों पर अपना दोष जमा कर हमेशा कॉलेज पर कब्जा करने की इच्छा रखने वाले कौन है, प्रिंसिपल साहब हैं। और कौन है, और रंगनाथ है। शहर से बीमार होकर सेहत बनाने तमामा वैद्य जी के यहाँ आते हैं और समस्त घटनाओं के मुख्य दर्शक के रूप में देखा जा सकता है। छोटे पहलवान हर समय मरने मारने पर उतारू। छोटे पहलवान बद्रीनाथ की शारगिद इनकी सहायता के लिए कार्य करते हैं। वैद्य जी की सभा के स्थायी सदस्यों में से एक है। इनके अतिरिक्त खन्ना साहब हैं, मालवीय मास्टर है, सनीचर है, लोकनाथ लंगड़ है, गयादीन दरोगा जी है, समादीन भीमखेड़ है। ये तो क्या है, गुण पात्र हैं। ठीक है, तो छोटे पहलवान। और अब हम क्या करेंगे, अब हम पढ़ेंगे कथानक। कथानक पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण कथन की। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक आपका बेस बन जाएगा। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। राग दरबारी उपन्यास में शिवपालगंज गांव की कथा है। संपूर्ण कथा के केंद्र में छंगामल विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज है। कॉलेज की गतिविधियों के माध्यम से संपूर्ण घटनाक्रम का विकास होता है।
उपन्यास का प्रारंभ रंगनाथ के शहर आने की घटना से होता है। तो ये पूछा जा सकता है कि राग दरबार उपन्यास की शुरुआत कहाँ से होती है? रंगनाथ के शहर से गांव आने की घटना से होती है। गांव में वैद्य जी हैं जो रंगनाथ के मामा है। रंगनाथ के वैद्य जी क्या रिश्ते में क्या लग रहे हैं? मामा लग रहे हैं, ठीक है। और रंगनाथ के मामा कौन है? वैद्य जी हैं, और रिश्ते में क्या है? मामा भांजी हैं। वैद्य जी प्रत्यक्ष रूप से वैद्य है और अप्रत्यक्ष रूप से भ्रष्ट आचरण वाले महाराज और नेता हैं। कॉलेज कोऑपरेटिव यूनियन इत्यादि इनका आधिपत्य है। गांव में लोगों इनका बहुत प्रभाव है। वैद्य जी का बड़ा बेटा बद्री पहलवान है। अभी हमने पढ़ा वैद्य जी का बड़ा बेटा क्या है? बद्री पहलवान है, जिसकी पहलवानी वैद्य जी के गैर वैधानिक कार्यों में सहायता देती है। मतलब जब भी क्या है, ये वैद्य जी गैर वैधानिक कार्य थे जो संविधान की दृष्टि से क्या है? अनुचित है, तो वो कार्य करते हैं। तो ये क्या बद्री पहलवान जो है इसका बड़ा खास योगदान है, क्योंकि पहलवान के जो अपने भुजाओं के बल पर ये वो कार्य करवा लेते हैं। बद्री अपना अखाड़ा है, उसके चेले चोरी डकैती का काम करने में माहिर हैं। वैद्य जी का छोटा बेटा रूपन बाबू है, ये हम थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं। वैद्य जी के बड़ा बेटा क्या बद्रीनाथ है, और दूसरा है बद्री है, और दूसरा है रूपन बाबू है। 18 साल का नवयुवक है। कौन? रूपन बाबू। स्थानीय कॉलेज के नेता विद्रोही प्रवृत्ति वाले हैं और अपने पिता के ये विद्रोही हैं। कॉलेज के मुख्य पात्र प्रिंसिपल साहब वे स्वभाव से स्वार्थी हैं, पद लोलुप है। कॉलेज के अन्य अध्यापक जिसमें खन्ना मास्टर मालवीय प्रमुख है, प्रिंसिपल की कार्यशैली का विरोध करते हैं। कौन विरोध करते हैं? जिसमें खन्ना मास्टर है और मालवीय क्या है? प्रिंसिपल साहब की का विरोध करते हैं। तो ये उपन्यास हम पढ़ेंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं स्पीड से चल रही हूँ तो आप क्या स्लो भी कर सकते हो। एक फीचर होता है जिसमें साइड में, उसके अनुसार अगर लग रहा है मैं धीरे चल रही हूँ तो आप उसे क्वालिटी उसकी बढ़ा सकते हो, ये आप पर डिपेंड है। प्रिंसिपल वैद्य जी की सहायता से जो कि कॉलेज के मैनेजर इनको कॉलेज से निकलवा देते हैं। प्रिंसिपल को क्या है? वैद्य जी की सहायता से जो कॉलेज के मैनेजर है उनको कॉलेज से निकलवा देते हैं। रूपन बाबू खन्ना इनके गुट का समर्थन करते हैं। परिणाम स्वरूप क्रोधित होकर वैद्य जी अपने उत्तराधिकारी के पद से वंचित कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो इतना महत्वपूर्ण है। संपूर्ण उपन्यास में गांव की विभिन्न राजनीतिक गतिविधियों का अत्यंत व्यंग्यपूर्ण तरीके से व्यक्त किया गया। सरकारी कामकाज की प्रणाली का खोखलापन उजागर किया गया है। मतलब सरकारी कामकाज एक सिर्फ क्या है, एक कागजों तक ही सीमित है, बल्कि वास्तविकता से उसका कोई लेना देना नहीं है। पूरा राज क्या है, ये क्या रूपन बाबू चलाते हैं, वैद्य जी चलाते जैसे लोग हैं। तो ये घटनाएं तो आपकी नहीं आएंगी, वैसे आप क्या पढ़ लेना, लेकिन घटनाएं ये इसमें नहीं आएंगी। ये हम यहाँ से शुरुआत करते हैं जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। उपन्यास की एक मात्र महिला पात्र बेला। अब क्या है, राग हो सकता है कि उपन्यास में कितनी महिला पात्र आई ये आ जाए। तो राग दरबारी उपन्यास की एकमात्र महिला पात्र जो कि बेला नाम है, उसकी उपस्थिति प्रतीकात्मक है। रूपन बाबू बेला को चाहते हैं और लेकिन उसका प्रेम प्रसंग बद्री पहलवान के साथ उजागर होता है। बद्री के झगड़ने पर वैद्य जी दोनों की शादी के लिए 11 दिन से बात करते हैं। अब यहाँ देखो क्या है, रूपन और बेला के आपस में प्रेम करते हैं और ये त्रिकोणा प्रेम है। बद्रीनाथ भी दोनों भाई क्या बेला से प्रेम करते हैं, लेकिन वह शादी से मुकर जाता है। उपन्यास में भारतीय ग्रामीण परिवेश ग्रामीण व्यक्तित्व की सोच पकड़ने का लेखने पहला प्रयास किया। संपूर्ण उपन्यास 35 भागों में विभक्त है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। राग दरबारी उपन्यास की शुरुआत लिखने की 1964 में हुई थी। 1964 में शुरुआत की, 1967 में ये समाप्त हो गया और 1968 में इन्हें क्या है, इसका प्रकाशन हुआ और 1969 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो ये 4 डेट आपने याद रखनी है। इसके अलावा संपूर्ण उपन्यास 35 भागों में विभक्त है। कितने भागों में? 35 भागों में बांटा गया है। अंत में पलायन संगीत के शीर्षक में उपन्यास का अंत होता है। प्रिंसिपल और खन्ना मास्टर की लड़ाई में रंगनाथ को खन्ना के प्रति सहानुभूति होती है, अतः वह उसकी सहायता करता है। अंत में वैद्य जी खन्ना मास्टर से बलपूर्वक त्यागपत्र ले लेते हैं। अब क्या करते हैं कि वैद्य जी है भाई, उनका क्या है, गांव में बड़ा बोलबाला है, तो वो क्या करते हैं, बलपूर्वक खन्ना साहब से त्यागपत्र ले लेते हैं। प्रिंसिपल साहब खन्ना के स्थान पर रंगनाथ को कॉलेज में इतिहास विषय पढ़ाने का प्रस्ताव करते हैं। अब क्या है, प्रिंसिपल साहब खन्ना के स्थान पर अब क्या, प्रिंसिपल और वैद्य जी क्या खन्ना को निकाल देते हैं। अब खन्ना के निकालने पर रंगनाथ जो कि वैद्य जी का भांजा है, उसे क्या निमंत्रण देते कि भाई आप इसमें इतिहास विषय पढ़ाओ।
सब सुनकर रंगनाथ क्रोधित हो जाए, जबकि रंगनाथ क्या है, खन्ना साहब से सहानुभूति रखते हैं और उन्हें वो अंदर वे सामने आकर विरोध नहीं करते, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपने मामा वैद्य जी का विरोध करते हैं और क्या वो उसे इस प्रस्ताव को इनकार करते हैं, इन्हें ठुकरा देते हैं। इन सब परिस्थितियों से पलायन करने की सोचता है, उसका पलायन संगीत, यही उपन्यास का पलायन संगीत है। लेखक एक काल्पनिक है। अभी इस गांव का जिक्र भी मैं बार बार कह रही हूँ कि आया हुआ है। इस क्या राग दरबारी उपन्यास में किस गांव का जिक्र हुआ है, तो शिवपालगंज का क्षेत्र जान पड़ता है। उपन्यास व्यंग्यपूर्ण, भाई क्या है, ये उपन्यास व्यंग्यपूर्ण शैली में लिखा गया है। इसे मिथकीय शिल्प और देसी मुहावरे के साथ गढ़ा गया है। उपन्यास की भाषा उर्दू बहुल हिंदी है। कहीं कहीं पर व्यंग्य रूप प्रिंसिपल साहब अवधि के वाक्य कहलवाए गए हैं। अंग्रेजी एवं तत्सम शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। तो ये उपन्यास के ये तो नहीं आएंगे, तो जो आएंगे वो हम देखेंगे। और यहाँ हम क्या है, जो वही पढ़ेंगे जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये उद्धरण ये है क्या है, आपके महत्वपूर्ण कथन है। लेकिन कथन तो मैं आपके सारे ही करवा देती हूँ, हो सकता है क्या पता कौन सा पूछ लिया जाए। ठीक है, वही एक ट्रक खड़ा था, उसे देखते ही यकीन हो जाता था कि इसका जन्म केवल सड़कों के साथ बलात्कार करने के लिए हुआ है, जैसे कि सत्य होते हैं। इस ट्रक के भी कई पहलू हैं। ड्राइवर ने मुस्कुराकर प्रशंसा पत्र ग्रहण किया। रंगनाथ ने अपनी बात साफ करने की कोशिश की, कहा उसे चाहे कितना बार टॉप गियर में डालो, 2 गज चलते ही फिसल जाती है और लौटकर अपने खांचे में आ जाती है। कहा तो घास खोद रहा हूँ, इसे को अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं। पर साल MA किया था, इस साल रिसर्च शुरू किया है। तो ये रंगनाथ और ड्राइवर की आपस में बातचीत हो रही है। रंगनाथ ड्राइवर से कह रहे हैं। ठीक है, ये तीनों ही कथन क्या है, रंगनाथ ड्राइवर्स की बातचीत है। कहा तो घास खोद रहा हूँ, इसी को अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं। पर साल MA किया था, इस साल रिसर्च शुरू की है। वर्तमान शिक्षा पद्धति रास्ते में पड़ी हुई कुतिया है। ये महत्वपूर्ण है भाई, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। ये क्या है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि देखो, हो सकता है कि ये पूछ लिया जाए कि किस उपन्यास से पे पूछी गई है। वर्तमान शिक्षा पद्धति रास्ते में पड़ी हुई कुतिया, जिसे कोई भी लात मार सकता है। ड्राइवर भी उस रास्ते पर चलते चलते एक जुमला मारकर चपरासी के साथ ट्रक की ओर चल दिया। तो ये कथन आप राग दरबारी उपन्यास से है। और इतना काम है कि अपराधों की जांच नहीं हो पाती, मुकदमों का चालान नहीं हो पाता, अदालतों में गवाही नहीं हो पाती। इतना काम, सारा काम ठप पड़ा है। बाद में मैं आपको इकट्ठे बताऊंगी कि इनके सारे इकट्ठे दिए गए हैं। बाद में पता चला कि वह अकेला आदमी 20 गांव की सुरक्षा के लिए तैनात है। जिस हालत में जहां वहाँ उसी हालत में 20 गांव में अपराध रोक सकता है। अपराध हो गया तो उसका पता लग सकता है, अपराध न हुआ तो उसे करा सकता है। तो ये सब पुलिस की जो दिखाई गई हैं। तो ये है मास्टर मोतीराम के लड़कों से कथन है। देश में इंजीनियरों डॉक्टरों की कमी है। 1 मिनट के लिए हम थोड़े से, चलो पहले हम यहीं से पढ़ लेते हैं, बाद में वो भी मैं आपको बता दूंगी। देश में इंजीनियरों डॉक्टरों की कमी है। कारण यह है कि इस देश के निवासी परंपरा से कवि हैं। चीज़ को समझने के लिए वे किसी मर्मगुद होकर कविता कहते हैं। यह हर हिंदुस्तान की ये हालत है। 2 पैसे की जहाँ किफ़ायत हो उधर ही मुंह मारता है। मास्टर मोतीराम लड़कों से कह रहे हैं। ये मास्टर मोतीराम का कथन है, महत्वपूर्ण है। ये हिंदुस्तान की ये हालत है, 2 पैसों की जहाँ किफ़ायत हो उधर ही मुंह मारता है। मास्टर मोतीराम के लड़कों से कथन है। और वीडियो को रोककर आप इसे याद कर लेना। कलरक ने कहा, सरकारी बस वाला हिसाब लगाओ मालवीय। एक बस बिगड़ जाती तो सब सवारियां पीछे आने वाली थी, दूसरी बस में बैठा दी जाती। इन लड़कों को भी वैसे ही अपने दर्जे में जाकर बैठा लो। तो कलरक ने कहा, किसने कहा? कलरक ने कहा कि सरकारी बस वाला हिसाब लगाओ मालवीय। एक बस बिगड़ जाती है तो सभी सवारी पीछे आने वाली बस में बैठ जाती हैं। इन लड़कों की वैसे ही दर्जे में ले जाकर बैठा लो। तो ये होता है ना, ये वास्तविक है। बस बिगड़ जाए तो दूसरे में ढुसकी भर दी जाती हैं। इस देश में जाति प्रथा को खत्म करने का यही एक सीधी सी तरकीब है। जाति से उसका नाम छीनकर उसे किसी आदमी का नाम बना दे। जाति के पास कुछ नहीं रह जाता, वह अपने आप खत्म हो जाती है। पुनर्जन्म के सिद्धांत की इजात दीवानी अदालतों में हुई है ताकि
प्रतिवाद इस अफसोस को लेकर न मरे कि उनका मुकदमा अधूरा ही पड़ा रहा। इसके सारे वे सोचते हैं कि चैन से मर सकते मुकदमा फैसला सुनने के लिए अपना अगला जन्म पड़ा ही है। अब क्या ये हमारे देश का वो दिखाएगी कि आदमी क्या है पुनर्जन्म लेने होता, लेकिन कोर्ट के फैसले नहीं आते, और ये वास्तविकता भी है भाई। जब तक लंगड़ दरवाजे पर आ गया, शास्त्रों में शूद्रों के लिए जिस आचरण का विधान है उसके अनुसार चौखट पर मुर्गी बनकर उसने वैद्य जी को प्रणाम किया। इसे पकड़ हुआ कि हमारे यहाँ आज भी शास्त्र सर्वोपरि है, जाति प्रथा मिटाने की सारी कोशिश मगर फरेब नहीं, जो कि रोमांटिक कार्रवाइयाँ हैं। तो बोले जो कि वैद्य जी हैं वो क्या है, जाति से श्रवण है, तो लोग उन्हें क्या उनका सब उसके साथ सिर झुकाते हैं और उनका सम्मान करते हैं। इस देश में लड़कियां बयाना भी चोरी का करने का बहाना हो गया है। एक रिश्वत लेता है तो दूसरा कहता है कि क्या करे बेचारा, बड़ा खानदान है, लड़कियां बयानी हैं, सारी बदमाशी का तोड़ लड़कियों के ब्याह पर होता है। यहाँ भी मानकर चला कि किसान गाय भैंस की तरह मच्छर पालने को उत्सुक है। उन्हें पालने के लिए किसानों को हृदय परिवर्तन करना पड़ा। हृदय परिवर्तन के रोब की जरूरत है, रोब के लिए अंग्रेजी की जरूरत है। छोटे पहलवान बोले किसी धूम उठाकर देखो मादा की नज़र आता है। छोटे पहलवान क्या बोले, किसी की धूम उठाकर देखो मादा की तरह नजर आता है। अब क्या है, छोटे पहलवान कौन थे, रूपन बाबू। गुटबंदी पर अनुभूति चरम दिशा एक नाम में, प्रत्येक तू को मैं को तू ज़्यादा अच्छी स्थिति में देखता उस स्थिति को पकड़ना चाहता है। तू मैं को मिटाकर जगह तू की जगह मैं बन जाता। वेदांत हमारी परंपरा है, चूंकि गुटबंदी का अर्थ वेदांत से खींचा जा सकता है, इसलिए गुटबंदी हमारी परंपरा है। दोनों हमारी सांस्कृतिक परंपराएं हैं। आज ब्राह्मण, मैं भी ब्राह्मण हूँ, नमक से नमक नहीं खाया जाता। हाँ, तो ये भी महत्वपूर्ण है भाई, चपरासी प्रिंसिपल से कह रहे हैं। आज ब्राह्मण है, मैं भी ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण पंडित। नमक से नमक नहीं खाया जाता। हाँ, कोई साला काम तो करता नहीं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं। रूपन रंगनाथ से। अब क्या है, रूपन क्या है, रूपन कौन है, वैद्य जी का बेटा है ना, छोटा बेटा। और रंगनाथ वैद्य जी का क्या है, भांजा है। जनता के रुपए इतना दर्द दिखाना ठीक नहीं, वह तो बर्बाद होगी गया दिन मालवीय से। लेकिन कुछ कथन और हैं जो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, ठीक है। वैसे ये कथन महत्वपूर्ण है। यहाँ से तो 4-5% ही बनेंगे आपके, ठीक है। ये है 5 मिनट और देख लीजिए, ये आप और पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। स्टेशन वगन एक अफसरनुमा चपरासी एक चपरासीनुमा अफसर उतरे। स्टेशन वगन से एक अफसरनुमा चपरासी और चपरासीनुमा अफसर उतरे। वर्तमान शिक्षा पति रास्ते में पड़ी कुतिया जैसे कोई भी लात मार सकता है। तो देखो ये कथन महत्वपूर्ण है राग दरबारी का। इस देश में लड़कियां ब्याना बिचौरी का बहाना हो गया। लंगड़ कह रहे हैं कि इस देश में लड़कियां का ब्याह करना व शादी करना क्या है, एक चोरी करना हो गया। लेक्चर का मजा तो तब आता जब सुनने वाले समझ सके बकवास कर रहा है और बोलने वाला भी सुन सके मैं बकवास कर रहा हूँ। लेक्चर का मज़ा तब आता है सुनने वाले भी समझ सके बकवास कर रहा है और बोलने वाले भी समझ सके मैं बकवास कर रहा हूँ। वेश्याओं और साधुओं की तरह नौकरी पेशा वालों की उम्र में कुछ कहा नहीं जा सकता। जय बोलने मामले में हिंदुस्तान का भला कोई मुकाबला कर सकता है। अगर हम खुश हैं तो गरीबी में दुखी नहीं कर सकती। गरीबी मिटाने की असली योजना ये कि हम सब बराबर खुश रहें। तो ये कथन आप याद रखेंगे। सूर्य दिशा के अधीन कोई नहीं उगता, वह जिधर भी उदित होता है उधर पूर्व की दिशा हो जाती। इसी तरह उत्तम कोटि का सरकारी आदमी कार्य के अधीन दौरा नहीं करता, वह जिधर निकल जाता है उधर ही दौरा हो जाता है। आदमी की अकल तो घास खाकर जिंदा रह लेती है, आदमी खुद इस तरह नहीं रह सकता। आज भी हिंदुस्तान शहरों में 2 तरह के बाजार होते हैं, एक काले यानी नेटिव और दूसरा क्या है गोरासाई बाजार। वास्तव में सच्चे हिंदुस्तान की परिभाषा का वह इंसान जो कहीं भी खान पान का इंतजाम कर ले, वह कहीं भी पेशाब करने की जगह ढूंढ ले। भाई ये वास्तव में सच्ची बात है कि कहीं भी खा लेते हैं, कहीं क्या है पेशाब करने की जगह ढूंढ लेते हैं। सोते को जगाया जा सकता है, झूठ मूठ सोने के बहाने पड़ा हो तो उसे कैसे जगाया जा सकता है। तो ये देखा होगा आपने भाड़ दूरदर्शन नाटक में भी कि सोए हुए को जगा सकते हैं और जो नाटक करते हैं उसे नहीं जगाया जा सकता। तो ये राग दरबारी उपन्यास हमने पढ़ा। राग दरबारी उपन्यास में जो आप देखेंगे तो कथन तो आपको पढ़ने ही है, और लेकिन याद करने वाली कौन सी बात है, ये राग दरबारी उपन्यास 1964 में 1964 में
इसकी शुरुआत हुई थी। 1967 में ये समाप्त हो गया था, लिख दिया गया था 3 साल में। 1968 में इसका प्रकाशन करवाया गया था और 1969 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और राग दरबारी उपन्यास किसका है? श्रीलाल शुक्ल का है। और राग दरबारी उपन्यास में किस गांव का जिक्र किया गया है? तो शिवपालगंज का जिक्र किया गया है। किसका? शिवपालगंज गांव का जिक्र हुआ, वर्णन हुआ है। और बाकी रंगनाथ है, रूपन बाबू है, बद्रीनाथ है, वैद्य जी हैं, और ये सारे इसके पात्र हैं, तो इनके पात्र भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा ये राग दरबारी उपन्यास समाप्त होता है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए, आप UGC नेट हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो UGC नेट के सिर्फ मैंने सस्ते कर दिए हैं, अब वो 750 रुपये के हो गए हैं। और इसके अलावा आप क्या है, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के सबसे सस्ता बैच है हमारा, जिसमें आप UGC नेट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव तीनों की ही तैयारी और इंटरव्यू इसी में मात्र और मात्र 999 में कर सकते हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो इस नंबर पर संदेश भेजकर इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। पाठ्यक्रम आपका 0 से 100 करवाया जाएगा और कोई भी पूरे YouTube पर इससे सस्ता कहीं भी बैच नहीं होगा, जो कि हरियाणा लिखित पेपर के नोट्स भी आप मात्र और मात्र 999 रुपये में मिल रहे हैं। और ये मैंने आपके कहने पर काफ़ी कम कर दिए हैं। पहले मैं 1500 रुपये के दे रही थी, लेकिन अब मैंने और भी इनको कम कर दिए हैं। यही आपका पाठ्यक्रम रहेगा। झारखंड में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है, UP में भी आने वाली है, और पाठ्यक्रम आपका सेम ही रहने वाला है। इसके अलावा RTGT PGT के नोट्स, एस्टेट के नोट्स भी आप इस नंबर पर संदेश भेजकर प्राप्त कर सकते हैं। प्राइस आपका बहुत ही कम रहेगा, सबके अलग अलग प्राइस हैं। कहीं आप सोचो कि मैम सबके 1000 रुपये में दे रही है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं, ठीक है, और ये इससे सस्ते कहीं मिलेंगे भी नहीं आपको। और तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर भी आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यूनिट वाइज अपनी तैयारी को मजबूत करें और निःशुल्क का फ़ायदा अवश्य उठाएं। इसके अलावा मैंने एक वीडियो ये भी बनाई थी कि कैसे आपका पेपर का स्तर रहेगा, कल ही बनाई थी, तो वो वीडियो भी आप अवश्य देखिए, पेपर का स्तर कैसा आने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैं चाहती हूँ कि इसी भर्ती में आपका चयन हो जाए। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।